डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन इनफैलिबल एकेडमिक क्लासेस। और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक नया सेट, जिसमें कि हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू इक्वेशंस वी हैव गिवन and the value of k for which we have to find value of k. The value of k for which the system of equation this 3x minus y plus z equals to 0, and second one is 6x minus ky plus 16 is equals to 0 has infinitely many solutions. If these pairs of lines have many solution, so what is the value of k? You have to find out. Okay, so uh, the standard form of these pairs of equation is a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0. This is first equation, and the second equation of the pair is a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0. These two equations, if we have a pair, so उसमें करते क्या है हम लोग, क्या देखते हैं, थ्री केसेस होते हैं जिनको कि हम इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनकी हेल्प से, उनके रेशियोज की हेल्प से, ये जो कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 और c1 c2 दे रखे हुए हैं, तो इनकी हेल्प से हम, इनके रेशियोज की हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि लाइन कंसिस्टेंट होंगी या मैनी सॉल्यूशंस होंगे या क्या होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशंस होंगे इन दो लाइंस को सॉल्व करने पर क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पर केस वन जो होता है, सपोज कीजिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के, या पहले ये देखते हैं केस वन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, यानी ये रेशियोज इक्वल ना हो इनके कोएफिशिएंट के, तो क्या होगा, तब हम कहेंगे दे हैव दीज पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, आप जानते हैं, यू नो दैट, कि अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें ग्राफ पे, ठीक है, तो सिंगल एक 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 लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरी लाइन को भी आपने ड्रॉ किया तो आपने देखा कि ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट यूनिक पॉइंट, ओके, ऑन ए सिंगल पॉइंट, तो वी हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये लाइन किस तरह की हो जाएंगे, अगर ये ऐसा कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम उसे कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है और वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो केस वन में ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट भी है। ये कैसी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट। इफ दे हैव सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तो वो दोनों ही कहलाएंगी कंसिस्टेंट लाइन है। ओके, केस टू क्या होता है हमारा, केस टू, ये तो पहला केस तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाला। केस टू हमारा ये होता है, केस टू इसमें क्या है कि अगर हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों ही रेशियोज इक्वल है। ठीक है, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, दोनों लाइंस कोलिनियर होंगी, यानी उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे, अगर कोई लाइन इस तरह की है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की और दूसरा जो पेयर था लाइन का, पेयर की जो लाइन के दो पेयर दे रखे हैं, उसमें दूसरा इक्वेशन जो था उसको भी हमने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे, तो देखा कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब कोइंसाइड करेंगे तो दे हैव मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, तो इट मींस दे आर सेम लाइन, और यू कैन से दे आर कोलिनियर और कोइंसाइड। ठीक है, तो इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो अगर आपको देखना चाहते हैं कि मेनी सॉल्यूशंस है कि नहीं, तो आप ये कंडीशन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। अगर है तो दे हैव मेनी सॉल्यूशन, ये लाइन भी आपकी कहलाएंगी कंसिस्टेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ये मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन आती है जिसमें कि लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। भाई यही हो सकता है, या तो लाइन, तीन ही कंडीशन के अलावा चौथी तो कोई हो नहीं सकती लाइंस के लिए, टू लाइंस के लिए, है ना। केस थ्री क्या होता है भाई, केस थ्री में लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, या तो वो ओवरलैप होंगी यानी कोइंसाइड होंगी, तीसरा ये होता है ये पैरेलल होंगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना तीन दो लाइंस के लिए। ओके, तो अगर वो पैरेलल है तो हम कहते हैं दे हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, आप अगर कोएफिशिएंट से चेक करना चाहें, उसके लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल होगा, राइट।
तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो ये कंडीशन अगर आपने देखी तो ये कहेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, और दे आर पैरेलल लाइंस, और द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, दे आर मेनी वर्ड्स इनकंसिस्टेंट। ये तीन केसेस होते हैं। तो क्विक रिवीजन में आपने ये तीनों चीजों को देख लिया। अब आते हैं हम लोग वापस उस क्वेश्चन पे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बोला मैनी सॉल्यूशन, तो आप मैनी सॉल्यूशन के लिए ये वाला जो आपके पास है, ये दिस वन, दिस केस टू। तो केस टू क्या है, अब बस आपको यहाँ पे a1/a2 करना है। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, है ना। सी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे जो वैल्यू मालूम करनी है, वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो है b1 की ही वैल्यू फाइंड करनी, b2 की वैल्यू फाइंड करनी है, b2 पे ही आपका ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब a1 क्या है हमारा, a1 है 3, तो आपने 3 लिख दिया, अपॉन a2 कौन है 6, ये 6 a2 है, आपने 6 लिख दिया, इज इक्वल टू b1 कौन है भाई, b1 हमारे पास ये -1 है, तो आपने -1 लिख दिया, ठीक है, ये आपने -1 लिख दिया, अपॉन अपॉन और ये b2 कौन है, b2 है माइनस के, आपने माइनस के लिख दिए, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, राइट। और फिर k इक्वल्स टू 2 1 2, 2 उधर चले जाएंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेकंड वन, उसमें क्या है, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, वो डिवाइड p पॉइंट उसे डिवाइड करता है, ठीक है, सपोज यहाँ डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस रेशियो में 5:2, एंड जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है उस लाइन सेगमेंट के वो है a और b, दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट b, राइट। इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 -5, और इस वाले b के कोऑर्डिनेट हैं आपके, ओके, इसके कोऑर्डिनेट आपके दे रखे हैं 1, 2, राइट। ओके, तो ये डिवाइड जो करता है पॉइंट पी, वो किस पॉइंट पे करता है भाई, वो करता है आपको 5:2 के रेशियो में, 5:2 के रेशियो में, तो 5:2 के रेशियो में करता है, तो पी के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये उसने बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट जिसके आपको कोऑर्डिनेट ए और बी ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट दे रखे हो, और वो पॉइंट उसके आपको जिस जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसके आपको रेशियोज दे रखे हो, तो हम कहेंगे कि इसको निकालने के लिए आपको x और y, इसको सपोज कर लीजिए, तो x y निकालने के लिए ये पहले देखिए, इसको हम बोलेंगे x1 है, ये वाला आपका x y1 है, क्या है y1, ये y1 है, ठीक है, ओके, ये y1, ये x2 है, और ये y2 है, ये आपका m1 इससे मान लीजिए, और इस वाले रेशियो को m2 मान लीजिए। ये लाइन क्या है, ये लाइन सेगमेंट m1 m2 के रेशियो में अगर डिवाइड होती है, और दो एंडिंग पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 है, तो फिर इस x की वैल्यू क्या होगी, वो होती है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is the value of x. इन द सेम वे y की भी यही वैल्यू होगी, बस वहां पे x2 की जगह y2 आ जाएगा, x1 की जगह y1 आ जाएगा, बस, ठीक है, और यह x की जगह y आ जाएगा। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। m1 व्हाट इज m1, m1 है 5, और x2 क्या चीज है, दिस इज 1, 5 into 1 प्लस m2 है आपका 2, 2 into x1 है 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 5 यानी 5 प्लस 2 यानी 7, ओके, क्या आ जाएगा 4 to 8, और ये 5, 8 5 13 अपॉन 7। अब x आपने निकाल लिया, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू 13/7 नहीं है, तो बस आप यहीं से भी अपना आंसर यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल के आपको दिखा देता हूँ। y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला, m1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बस y2 आ जाएगा, प्लस m2 के साथ y1 रहना है, 2 के साथ हमेशा 1 रहना है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, m1 प्लस m2 इज देयर, ओके, नाउ सी क्या है भाई, ये 5, m1 क्या है 5, ठीक है, y2 क्या है, ये 2, तो 5 2 10 हो गए, ओके, राइट।
5 टू ज़ा 10 हो गए भाई, 5 टू ज़ा 10 हो गई। ओके, प्लस m2 y1, m2 कौन है, m2 है 2, y1 कौन है -5, तो यानी -10 हो जाएंगे। ओके, अपॉन ये नीचे 7 तो 7 ही रहेगा, m1 प्लस m2। ओके, ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, आ गया 0, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आया आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई? थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये जो एपी है, एपी डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, जिसके बारे में उसने बोला है ये, क्या बोला है भाई उसके उसके बारे में, उसने बोला उसके बारे में कि A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48, ये उसने बोला। ओके, तो अगर उसने ऐसा बोला हुआ है तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए एपी के बारे में। वो क्या है भाई? वो ये है कि अगर कोई एपी सीरीज है तो उसका फर्स्ट जो टर्म होता है उससे हम बोलते हैं क्या, ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस होता है डी। तो सीरीज बनती कैसे फिर? बनती ऐसे है कि पहला जो टर्म होता है, सपोज ए, पहला टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म मान लीजिए क्या होगा, जो इसका डिफरेंस है, सपोज कि ये 3 डिफरेंस है, वो डिफरेंस में ऐड हो जाएगा, 2 3 5। अगला कैसा आएगा, अब इसमें 3 ऐड कर दो 8, अगला कैसा आएगा, 8 में 3 ऐड कर दो 11। ऐसे करते हुए डिफरेंस आप ऐड करते जाओ तो आपकी सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो ए पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या हुआ, ए प्लस डी, तीसरा क्या हुआ, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हुआ, ए प्लस 3d। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आप जो भी टर्म ले रहे हो उसमें डी की वैल्यू एक कम रहती है उस टर्म से। अगर ये फोर्थ टर्म है तो डी देखिए 3 ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो A15 लिखा हुआ है, ये A15 क्या हो जाएगा, A15 हमारा हो जाएगा A प्लस 14D, राइट। अगर इस सीरीज का मैं फर्स्ट टर्म A ले लूं और कॉमन डिफरेंस D मान लूं, तो माइनस क्या दिया हुआ, A11 यानी 11 टर्म, वो क्या होगा, वो होगा A प्लस 10D, राइट, इज इक्वल टू क्या है, 48। ओके, तो नाउ A प्लस 14D, अब मैं ब्रैकेट हटा दूंगा, माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा -10D इज इक्वल टू 48, राइट। ये से कैंसिल हो गया, 14D में से 10D गया तो बचा 4D इज इक्वल टू 48। डी क्या आया भाई, डी आया 4 डिवाइड कर दो 12, तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस 12, एंड हियर इज योर आंसर 12। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आया आपका अगला क्वेश्चन, वो क्या है भाई, वो ये है कि क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक जो है इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज विच टाइप ऑफ रूट्स, ए बी सी डी। इसका नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर दे रखा है नीचे ऑप्शंस में, बहुत इजी है। नेचर क्या होता है भाई, मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि मैंने उसका नाम रखा उस वीडियो का, रोल ऑफ डी। डी का क्या रोल होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, करूंगा ये भाई कि यहाँ पर मुझे पता होता है कि एक हमको जो कोई इक्वेशन दे रखी है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, अब डी जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, वो होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी बाबा होते हैं। तो डी हमको ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट कि रूल क्या है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो डी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ का मतलब या तो डी आ जाएगा 0, ठीक है। अगर 0 आता है डी तो हम कहते हैं रूट रियल है, रियल है और इक्वल है। अब आप कहोगे भाई साहब ये रियल क्या होता है, रियल होता है कोई नंबर लिखो आप, 2 5 8 11 वॉट एवर, 2.5 3.2 2/3, कोई नंबर आप लिखो, रूट 5, सब रियल नंबर है। लेकिन अगर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेगेटिव में आ जाए, सपोज -25 रूट में आ गया, अब इसका रूट आप क्या लोगे, 5 लोगे कि -5 लोगे। तो आप कहोगे ना 5 हो सकता है इसका रूट, ना -5 हो सकता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आएगा, -5 का भी स्क्वायर करोगे तो भी +25 आएगा, -25 किसी भी सूरत में स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। ओके, तो ये टाइप के जो नंबर होते हैं ये होते हैं अनरियल। ओके, तो डी अगर 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट होंगे, डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा क्या, होगा ये कि वहां पर रूट जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ इक्वल आ रहे थे वहां बिल्कुल अलग डिफरेंट होंगे, एक 2 तो एक 3, एक 4 तो एक 5। ओके, अब तीसरी चीज क्या आ गई, तीसरी चीज आ गई, अगर रूट जो है हमारे डी इज लेस देन, जीरो, यानी निगेटिव में डी आ जाए, ठीक है, -2 -3 -4 ऐसा आ जाए, तो रियल का रूट कौन से होंगे, रूट होंगे नॉन रियल यानी अनरियल रूट होंगे, वही वाले ऐसे रूट होंगे जिसमें कि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे अनरियल कहते हैं। तो उसने यहाँ क्या बोला, इसके लिए हमें पता करना है कि इसके रूट कैसे हैं। बस डी कैलकुलेट कर लो और बता दो रूट कैसे हैं। ठीक है भाई, डी कैलकुलेट करते हैं हम, डी क्या आएगा भाई, डी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
आप जानते हैं बी और ए सी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होगा टर्म वो ए कहलाता है, सिर्फ एक्स के साथ जो टर्म लगा होगा वो बी कहलाता है, ये बिना एक्स का टर्म वो सी कहलाता है। ओके, तो अब आ जाओ यहाँ पर, बी स्क्वायर, बी है हमारा 1 का स्क्वायर, -4ac, 4 तो ऐसी रहेगा, और ए भी 1 है और सी भी 1 है, यहाँ से आ गया -3। अब डी कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया ना। अब हमारे रूट कैसे हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, हमारा आंसर हो जाएगा ये नॉट रियल। आ गया ना ये आंसर, नॉट रियल, मैंने आपसे बोला था ऐसे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट का कोई क्वेश्चन आता है। ओके, आइए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एचसीएफ एलसीएम पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको दो नंबर्स दे रखे हुए हैं, 2 5, दिस नंबर क्या है भाई, ये है 2520 एंड 6600। इसका एलसीएम क्या है, इसका एचसीएफ है 40 और इसका एलसीएम है ये 252 मल्टीप्लाई बाई के। तो आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ के। ओके, तो वैल्यू ऑफ के अगर हमें फाइंड करनी है तो हमको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है नंबर 1, जिस नंबर का निकाला गया है एलसीएम एचसीएफ, और नंबर 2, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है एचसीएफ एलसीएम के मल्टीप्लाई। ठीक है, एचसीएफ क्या दे रखा है हमें 40, यहाँ 40 लिख लो भाई। एलसीएम क्या दे रखा है भाई 252 मल्टीप्लाई बाई के। ओके, इधर नंबर कौन कौन है भाई साहब, नंबर हमारे पास दे रखे हैं, नंबर हमारे पास क्या दे रखे हैं 22520 मल्टीप्लाई बाई 6600। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करा दो इधर ले जाके, 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 250। ओके, तो अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 252 है ये, ठीक है, 252 से ये 252 कैंसिल हो गए। ओके, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 26 हो गया, 4 6 24, 4 5 20, 1650। देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा 1650। ओके, नाउ 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे ये बताता है भाई कि इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन फिगर, इस फिगर में हमको जो दे रखा है वो ये है क्या, ये हमें एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा हुआ है, राइट, ABC, this is ABC, this is ABC ट्राइंगल, ये हमें ABC एक ट्राइंगल दे रखा हुआ है। ओके, इसमें क्या क्या है भाई, DE पैरेलल है, DE जो है ये पैरेलल है BC, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गई। ओके, AD इक्वल्स टू 5, ये 5 है, और DB इक्वल्स टू 2, ये 2.5 है, ये 12 है, तो ये आपको फाइंड करनी है DE, DE इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब इसमें हाँ, ये सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ऐसा, मैंने एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया आपके लिए, दिस इज आवर ट्राइंगल। ओके, मैं आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ पहले, तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँ तब आता हूँ। ओके, नाउ वी हैव अ ट्राइंगल हियर, ठीक है, और हमारे पास इस जो नीचे जो बेस है इसका, सपोज जैसे यहाँ BC दिया है कि इसके पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ बना, ठीक है, तो ये ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूँ, ए है ये है B, ये है C, ये है D, और ये है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। ओके, तो अगर पैरेलल है तो ये ऊपर का जो ट्राइंगल है और ये जो ADE और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, ये एक दूसरे के सिमिलर है। अब आप कहोगे सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए भी मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, लिंक में 8-10 मिनट का वीडियो है जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज सिमिलरिटी एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो अब इसके अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डेंस एंगल है। वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो सेम प्लेस पे आने वाले जो एंगल होते हैं उसे हम करस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं, ठीक है, ये इक्वल होता है, ये 7th में पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये वाला जो है ये एंगल यहाँ इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो सिमिलर है, वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर वो सिमिलर हो जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की, वो अप्लाई हो जाती है। वो होती क्या है भाई प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि सिमिलर ट्राइंगल की जो लाइंस है, यानी जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, जैसे इस वाले में ADE सिमिलर हो जाएगा इसके ABC के सिमिलर हो जाएगा, तो सिमिलर जो ट्राइंगल है ABC, ADE इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा ABC, इसके सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उसका रेशियो इक्वल होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है इसकी, यानी यहाँ पे हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन
AD अपॉन AB दिस साइड, यानी ट्रायंगल की छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एंड देन बड़े वाली साइड अपॉन कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे ये साइड है छोटे ट्रायंगल की, यानी DE अपॉन BC, ओके, इज इक्वल टू, इस तरफ से देखिए ये साइड AE अपॉन दिस बिगर साइड, दिस वन AC, ठीक है, ये इसका रेशियो इक्वल होता है। अब इसमें से जो भी चीजें आपको दी हो उसमें प्लेस कर दीजिए और जो नहीं दी उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ है ये यहाँ पे ये कि ये जो AD है ये 5 है, तो मैंने AD की जगह पे 5 लिख दिया, AD के प्लेस पे 5 प्लेस कर दिया अपॉन AB। AB क्या दिया हुआ, आपको दिया ही नहीं, वो तो दिया है ये 5 है और ये 2.5 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये पूरी AD निकल आएगी। 5 एंड 2.5 दैट इज 7.5, ओके 7.5 इज इक्वल टू, अब पता करना है मुझे D, तो इससे मेरा मतलब ही नहीं है कुछ, मुझे पता ही नहीं करना है, पता मुझे मालूम ये करना है कि ये वाला मालूम करना है, कौन सा, ये DE मालूम करना है मुझे, ठीक है, तो DE को DE रहने दो आप ऐसे। BC क्या है हमारे पास, BC हमें को 12 दे रखी है, तो आप 12 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। DE क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर DE आ जाएगा, DE इज इक्वल टू 12, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और नीचे 7.5 वैसे का वैसे ही रहेगा 7.5। नाउ ये जीरो यहाँ से हटाइए, यहाँ लगा दीजिए 5 10 जा और ये 5 15 जा, 5 3 जा और ये 5 2 जा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 एंड 4 ये 2 है यहाँ पे, 4 2 जा 8, तो DE आपकी आ गई क्या, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से आप डी को कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर हो गया यहाँ पर ये, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस वन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ओके। वो क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है इसमें, देखिए उसने बोला है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, क्या बोला उसने, उसने बोला देखिए यहाँ पे ये दिस वन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू ये, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि अगर मुझे थीटा की वैल्यू मालूम हो जाए, ठीक है, इस थीटा की वैल्यू मुझे पता होती है 45 डिग्री है कि 30 डिग्री है, क्योंकि उसने बोला है कि 0 से 90 के बीच का है थीटा, ठीक है, यानी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो वो उसके बीच कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इसने दे रखा है ना कंडीशन, इसी से हम थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेंगे और इस सेक थीटा और साइन थीटा के ऊपर प्लेस कर देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉस को मैं ले जाऊंगा इधर डिवाइड में, तो साइन थीटा अपॉन हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 1, क्योंकि 1 तो यहाँ रहते ही मल्टीप्लाई, ओके, तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ टेन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, किस एंगल के लिए होती है, आप कहोगे 1045 के लिए होती है, बिल्कुल सही है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हो गई 1045 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएंगे हमारे कंपेयर करने पे 45, ओके। अब ये 45 हो गए, नाउ ये 45 डिग्री जो आया थीटा उसको प्लेस कर देंगे हम इसकी जगह पे, इस थीटा की जगह पे, यानी ये साइन थीटा में और सेक थीटा में, यानी जो वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो बस ठीक है मालूम कर लेते हैं सेक थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ मैं लिखता हूँ सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो यानी सेक 45 डिग्री मालूम करना है मल्टीप्लाई बाई साइन 45 डिग्री मालूम करना है, राइट। तो सेक 45 क्या होता है, कॉस 45 आपने याद किया होगा वो होता है 1/√2, तो ये हो जाएंगे आपके √2, साइन 45 1/√2 होते हैं, ये √2 से कैंसिल हो जाएंगे, देन दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो गया, आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया दिस वन 1, राइट, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब आप आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में क्या है भाई, 8 क्वेश्चन हमसे कह रहा है asking us that two dice are rolled together, two dice are rolled together, दो डाइस को एक साथ रोल किया जाता है, तो सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, यानी आप दो डाइस जब फेंकेंगे तो सामने जो फेस आएगा उसका, तो फेस पर जो नंबर आते हैं उनका एडिशन क्या होना चाहिए, मोर देन 10 होना चाहिए। सपोज कि ये एक 5 आया, दूसरे पे भी 5 आ गया, तो 10 आ रहा है एडिशन, एक पे 5 आया, दूसरे पे क्या आया 6 आ गया, तो एडिशन कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे क्या आ जाए, दूसरे वाले पे आ जाए 7, सॉरी 7 तो होता ही नहीं उसमें,
दूसरे वाले पे आ जाए 5, यानी इसका उल्टा हो जाए, 6 इधर 5 उधर, ठीक है, तो भी 11 मोर देन हो गया। तीसरी कंडीशन हो सकती है इसके लिए ये कि भाई एक पे 6 आए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, तो 12 हो गया, मोर देन 10 ये भी है। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती। टोटल कंडीशन हो कितनी सकती है? ऐसे तो कंडीशन हो सकती है 36। आपको भाई कैसे सर 36 कैसे हो जाएंगी? देखिए, अगर 2 डाइस है हमारे पास, 2 डाइस पे मैं थ्रो करूँ 2 डाइस, तो अगर पहले पे मान लो 1 आए, दूसरे पे 1 आ सकता है। पहले पे 1 ही रहे, दूसरे पे 2, पहले पे 1 ही रहे, दूसरे पे 3, पहले पे 1 ही रहे, दूसरे पे 4, ऐसे 1 5 और 1 6। ऐसे करते-करते आप 6 टेबल्स बना लोगे। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे करते-करते 6 टेबल बनेंगे और हर किसी में 6 इवेंट्स रहेंगी। तो कितने इवेंट्स हो गए? 6 हर किसी में, और 6 इवेंट्स की टेबल बनेगी, तो 6 6 36 इवेंट्स हो जाएंगे। तो टोटल इवेंट हो गया हमारे पास 36, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो 36 जो हमारी टोटल इवेंट्स हैं, यानी टोटल आउटकम्स जो है वो 36 है। और फेवरेबल कितनी है उसमें, यानी जो कंडीशन अप्लाई करी गई है मोर देन 10, वो 3 है, क्योंकि 6 को हम दोबारा, आप सोचो कि 6 6 आ गया, तो इधर भी 6, मतलब इसको जैसे कि 5 6 यहाँ किया है और 6 यहाँ 5 यहाँ, तो इसको भी एक और मान लें, तो ये नहीं चलेगा। मतलब इस डाइस पे 5 आया, इस पे 6 आया, इस डाइस पे 6, इस पे 5, और दोनों पे 6 आ गया, तो एक ही कंडीशन काउंट होगी। ना कि आप ये कहो कि सर दोबारा फेंकेंगे तो 6 यहाँ भी आ जाए और 6 यहाँ भी आ जाए, यानी इस डाइस पे आप 6 आए, उस डाइस, बात तो वही है। तो इस कंडीशन को 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है। ओके, तो नाउ यहाँ पे कितनी कंडीशन हमारे पास आ गई? फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? हो गई 1 2 3 आउटकम्स फेवरेबल हो गई। तो यानी टोटल आउटकम्स कितनी है? 36। फेवरेबल कितनी है? 6। यही प्रॉपर्टी होती है कि फेवरेबल आप ऊपर रख दो, टोटल आप नीचे रख दो, दोनों का कैंसिलेशन कराओ, जो आएगा वही उसकी प्रॉपर्टी होगी उस इवेंट की। 1/6 यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हुई। सॉरी, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा ये मिस्टेक है ना, यहाँ 6 नहीं, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। कितने हैं? 3 आउटकम्स है फेवरेबल। तो आप यहाँ पे P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो है 36। तो 3 1 3, 3 12 P इक्वल टू आ गया 1/12, राइट। तो 1/12, ये इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो कभी भी 2 डाइस थ्रो होंगे तो आप ये याद रखेंगे, इसमें अगर 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं, 3 डाइस थ्रो हो रहे हैं, तो आप टोटल कंडीशन कैसे निकालोगे? जैसे गिनने तो बैठोगे नहीं, तो मैं आपको वही बता दे रहा हूँ कैसे निकालोगे। पहले मैं इसको हटा दूं। ओके, ये मैं इसको रिमूव कर दूं ना। अच्छा, अब अगर 2 डाइस फेंके जाते हैं, तो देखिए एक डाइस में जो टोटल आउटकम्स होते हैं, पहले वो समझो कितने होते हैं? 6 होते हैं आउटकम्स टोटल, क्योंकि 6 ही चीज आ सकती है, 1 to 6 आ सकते हैं सिर्फ। ओके, तो 6 अगर आ सकती है, तो 2 डाइस फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 2, 3 डाइस फेंके जाएंगे 6 की पावर 3, 4 डाइस फेंके जाएंगे 6 की पावर 4, ऐसे करते बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल आउटकम्स निकाल पाओगे। तो यानी क्या मतलब हुआ कि नंबर जितनी बार वो डाइस थ्रो किया जा रहा है, वो 6 की पावर n हो जाएगा। एक डाइस में कितनी आउटकम्स हैं? पावर ऑफ कितनी बार वो डाइस थ्रो किया जा रहा है, वो n कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके आउटकम्स निकाल लेंगे। ओके, टोटल आउटकम्स। चलिए, अब हम देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचा, सीरीज का नहीं, मतलब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। ओके, वो क्या है भाई? 9th वाला क्वेश्चन क्या है? वो हमसे बोल रहा है भाई 9th वाला क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। किसके? 5x² प्लस 3x माइनस 7 के, इसके जीरोस हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है। तो देखिए, अल्फा और बीटा जो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? ये होते हैं माइनस बी अपॉन। ठीक है, माइनस बी अपॉन। ओके, तो माइनस बी अपॉन होते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर बी और ए कौन है? देखिए, बी यहाँ पर है ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो 5 लगा हुआ है, ये होता है आपका ए, ये 5 ए है, ये जो ये ए हो गया, और ये जो 3 है ये हो गया आपका बी, और ये जो 7 है ये हो गया आपका सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे कंपेयर करने पे आपने देख लिया। ओके, ये देखिए, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनको भी नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए कि एबीसी क्या है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास बी अपॉन ए होता है। बी अपॉन ए आया कितना? आया -3/5। ठीक है, -3/5 अल्फा प्लस बीटा आ गए। मालूम हमें ये करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट सम ऑफ फ्रूट्स ये हो गए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होते हैं वो भी देख लीजिए।
अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है भाई, सी इसमें क्या है 7 है, तो -7 है, -7 लिख दो। ए कितना है इसके अंदर, ए आपका 5 है तो 5 लिख दो अपने आप। ओके, अब आपको पूछा उसने ये है कि आप ये बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लो। ऐड करने का क्या तरीका होता है, ये एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का डिवाइड करोगे बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा, प्लस यहाँ पे बीटा का डिवाइड होगा अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप एडिशन करते हो वही करना है। ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नीचे क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा, दोनों ही वैल्यू हमें पता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रख दोगे, ये -3/5, -3/5। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या रख दोगे, अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा ये 3/-7/5। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, अब अब क्या हो जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब आपका बच जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या आया 3/7। तो क्या आपके ऑप्शन में 3/7 है, हाँ है, ये वाला ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन आपका है 3/7, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, क्या क्या सवाल है देखिए। अब इसके अंदर देखिए फिर से सिमिलरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है भैया, if two if the perimeter of similar triangles ABC and PQR is 56 and 48, पैरीमीटर दे रखे हैं आपकी बार उसने, पैरीमीटर किसका, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो कितना दे रखा है उसने 56, और पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल व्हाट इज दैट पी क्यू आर, वो उसने क्या दे रखा है भाई, वो दे रखा है उसने 48, राइट। अब उसने पूछा आपसे रेशियो पी क्यू अपॉन ए बी, इसका रेशियो पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिमिलरिटी के बारे में बताया था ट्राइंगल्स की, उसमें अगर जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग, अगर दो 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 ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे एबीसी और पी क्यू आर उसने सिमिलर बताए, तो उनकी साइड्स जो करस्पॉन्डेंस है उनका रेशियो इक्वल होता है। इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें आप कैसे देखोगे कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डेंस है, तो यहाँ जो एबीसी लिखा है ना, इसी से मालूम हो जाता है। देखिए पहले ए ओ बी लिखा हुआ, तो ए बी लिखा है ना, ए बी, ए बी अगर लिखा हुआ है तो वो किसके सिमिलर होगा, दिस ए बी साइड विल बी सिमिलर टू पी क्यू, दिस बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, दिस सी ए इज सिमिलर टू आर पी। ठीक है, जैसा उसने सिमिलर ट्रायंगल बोले हैं लाइन से, वैसे ही आपको भी सिस्टमेटिकली या साइक्लिक साइक्लिक फॉर्म में आपको वैसे ही लेना है। ए बी तो यहाँ पी क्यू, बी सी तो यहाँ क्यू आर, यहाँ सी ए तो यहाँ पे आर क्यू, ये साइड करस्पॉन्डेंस है। तो उसने पूछा कौन सी साइड है, पी क्यू, यानी ये दिस पी क्यू, और इधर कौन से लिया है ए बी, तो पी क्यू पहले रखिए ए बी नीचे रखिए। ठीक है, तो दूसरी वाली साइड कौन सी हो जाएंगे इसकी पे, बी सी और क्यू आर, इसकी सी ए इसकी आर पी। ओके, क्लियर हो गया। ओके, तो अगर इसका रेशियो तीनों साइड्स का, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होते हैं, और साथ साथ उसका जो पैरीमीटर है उसका रेशियो भी इक्वल होता है, यानी पी क्यू अपॉन ए बी, तो यहाँ पे पैरीमीटर ऑफ पी क्यू नहीं पी क्यू आर ट्राइंगल अपॉन पैरीमीटर ऑफ ए बी सी ट्राइंगल, इसका रेशियो भी इक्वल होता है, यानी पी क्यू अपन ए बी निकालना है तो इसके रेशियो को भी आपस में यानी इसके पैरीमीटर के भी को आपस में डिवाइड करके जो उसका रेशियो होगा वो इनकी साइड का भी रेशियो होगा, ये होता है थ्योरम। ठीक है, अब आप देखो पी क्यू आर का क्या है भाई, पी क्यू आर है हमारे पास 48, ये क्या रखा है एबीसी है 56, कैंसिल कर लो, 8 6 48, 8 7 6:7 आ रहा है, तो 6:7 वाला ये ऑप्शन है। ठीक है, अब इसकी और डिटेल में जाना तो मेरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं अलग से। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें फिर से सिमिलरिटी के ऊपर देखिए क्वेश्चन आया है, हालांकि उसमें सर्कल भी इन्वॉल्व है और सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए क्या हो गया उसमें, देखिए इसमें एक आपको सर्कल दे रखा हुआ है, सर्कल में उसने ए बी और सी डी आर टू कॉर्ड्स, यानी ए बी किधर है भाई साहब, ए बी हमारा है, ए बी हमारे पास है, ये ए बी एक कॉर्ड है, एंड सी डी, सी डी दूसरी कॉर्ड है, सी डी कहाँ पर, सी डी ये कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि इजीली आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, देखने में आसानी हो। ओके, तो ना हो यहाँ पर
क्या क्या है, ए बी। तो ए बी कहाँ पर है, ये है हमारा ए बी, ठीक है। और एक सी डी कहाँ पर है, सी डी हमारा ऐसे करके ये हो गया हुआ सी डी, ये सी डी है, ये ए बी है, ये सी डी है। ओके, ये आपका पी पॉइंट है बीच में। तो अब उसने ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, इसमें से कौन सी ट्रू होगी, ठीक है। तो ट्रू होने के लिए उसने सब सिमिलरिटी दे रखी है तीनों ट्राइंगल्स, इसने इसको मिला भी दिया यहाँ पे, देखिए मैं भी मिला देता हूँ, और इसको इसने यहाँ मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने ऐसे यूं 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 ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला पहला कंडीशन आप देखो, क्या ए डी पी इज सिमिलर टू सी बी ए। तो ए बी सी कहाँ पर है भाई, देखो बहुत आसान है ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ए बी सी, ये ट्राइंगल आपका ए बी सी है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी किसके सिमिलर बोल रहा है, सी बी ए के। सी बी ए कहाँ पर है भाई, ये है सी, ये है बी, ए डी पी, सॉरी ए डी पी बोला है उसने, पहला वाला ट्राइंगल कौन सा, ए डी पी। ए ए डी, ये पहुंचे डी पर, ये आए पी पर, ये हमारा एडीपी है, इसके सिमिलर बोल रहा है सी बी ए के, ये सी बी ए, ये बोल रहा है। तो वो इसमें है क्या, है ये कि अगर उसने यहाँ लिखा ए डी पी इज सिमिलर टू सी बी ए ट्राइंगल, तो हम क्या देखें, कैसे पता करें एक दूसरे सिमिलर है। तो आप ये देखो सिमिलर होता क्या है, ये बताया आपको। समझ लो सिमिलरिटी मैंने इससे पहले भी बताई, दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दो ट्राइंगल्स के, तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल सिमिलर है। तो बस यहाँ पे यही एंगल्स देखने हैं, सिमिलर है, बराबर है या नहीं। तो इसमें कौन कौन से एंगल बराबर देखें, तो करस्पॉन्डेंट जो जिसका करस्पॉन्ड हो वो देखो। तो ए का करस्पॉन्ड कौन है, जो ए लिखा है तो पहले नंबर पर कौन है, सी। तो ए सी के इक्वल होना चाहिए, डी बी के इक्वल होना चाहिए, पी ए के इक्वल होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखो ए कहा, ए किसके सिमिलर है, ए ट्राइंगल एडीपी, एडीपी कहां पर है, एडीपी, तो ए एंगल ये वाला है, एडीपी में ए एंगल ये वाला है। तो सी कहां पर है भाई, सी ये वाला है। तो सी क्या इसकी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। आप कहेंगे क्यों इक्वल नहीं है सर, क्योंकि देखो ये जो हमारा आर्क है वो ये है, इस आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, ये जा रहा है, एक ये बन रहा है, ये जा रहा है। तो ये वाला इक्वल इसके तो हो सकता है, लेकिन पूरे के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर किसी आर्क से आप दो एंगल बनाओ ऐसे, और एक बनाया आपने ऐसे, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है, नाइन्थ में पढ़ी होगी। तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, इसके बी सी पी के, पूरे के इक्वल नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, पहला वाला हटा दो इससे। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ, तो भैया सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है ए डी पी बी पी सी, एडीपी, ए वही एडीपी, ये वाला ट्राइंगल, ये ब्लू वाला इवेंट कर रखा है, इसके बीपीसी, वेयर इज बी, बी पी सी, ये वाला ट्राइंगल जो है इसके इक्वल कह रहा है, यानी ये वाला एडीपी बीपीसी के, एडीपी एडीपी दिस वन इज इक्वल टू दिस। देखो भाई, तो ए के साथ किसको बोल रहा है, बी को, ए वाला एंगल जो है बी के इक्वल बोल रहा है, तो ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ना कि इसके, रॉन्ग हो गया पहले से। ओके, अब आ जाओ एडीपी, एडीपी इज टू बीसीपी, एडीपी इज टू बीसीपी, एडीपी कहाँ है भाई, ए किसके इक्वल बोल रहा है, ए फिर से यहाँ पे बी के इक्वल बोल दिया उसने, तो ए बी के इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना। यानी हम जब भी वो सिमिलरिटी में जो ट्राइंगल देगा, आपको पहला वाला पहले से इक्वल, दूसरा वाला दूसरे से इक्वल, तीसरा वाला तीसरे से इक्वल होना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, इसने क्या बोला, ए डी पी इज सिमिलर टू सी बी पी, हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि अब तीनों ही नहीं है तो ये तो हो ही होगा। लेकिन इसमें आप देख भी लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ए वाला एंगल ये हो गया, किसके इक्वल बोला उसने, सी के, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था सी इस पूरे एंगल के इक्वल तो है ये वाला। डी किसके इक्वल है, डी वाला कहाँ गया, डी इज इक्वल टू बी, ये इक्वल इसके है, बिल्कुल सही। एंड पी इक्वल्स टू पी, अब भाई पी तो ये वाला, पी इधर भी ये वाला, ये एक दूसरे का अपोजिट एंगल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए डी पी इज इक्वल टू किसके हो गया, इज सिमिलर टू सी बी पी, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसे दोबारा से आपको फिर से बता सकूं, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आगे देखता हूँ मैं क्या है भाई, आगे ये 12th वाला क्वेश्चन जो बोला है उसने, 12th वाला क्वेश्चन क्या है भाई, मीडियन पर के ऊपर है, डेटा ऑब्जर्वेशन। इफ
वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इंक्रीज बाय 2। कोई डेटा सेट है, उसमें सारी वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 2, तो क्या होगा? मीडियन पे क्या असर पड़ेगा? मीडियन क्या होती है? मीडियन होता है किसी भी डेटा सेट का मिडिल मोस्ट टर्म। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें आप पाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। मीडियन क्या होता है मैं यहाँ बता दूं शॉर्ट में कि 2, अगर आपने किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डेटा को रख रखा है, तो बिल्कुल मिडिल में कौन सा टर्म है उसे हम मीडियन कहते हैं। यहाँ पे देखिए 5 टर्म मैंने ले रखे हैं, मिडिल में ये वाला है, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर रहने दिए, दिस इज मिडिल पोजीशन, ये हमारा मीडियन है। अब वो कह रहा है इंक्रीज बाई 2, सबको 2 बढ़ा दिया जाए, तो इसको 4 कर दिया जाए, इसको 6 कर दिया जाए, इसको 12 कर दिया जाए, इसको जो है 13, इसको जो है 14 कर दिया जाए, तो रहेंगे तो तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ उससे कि हम कुछ आगे पीछे करते, नहीं हुआ, नहीं हुआ, और इसमें भी 2 इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 14, तो तब भी तो यही मीडियन रहेगा। ठीक है, जो बीच में टर्म था वो मीडियन, तो मीडियन में इंक्रीमेंट कितना हो गया, जो सब में इंक्रीमेंट हुआ वो मीडियन में हो गया, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा इंक्रीजेस बाय 2, मीडियन इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, 2 2 n नहीं 2। ओके, अब बॉक्स कैन, अब देखिए 13 वाले में क्या, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फिर आ गया आपके पास। देखिए a box contains 6 to 55 cards. 6 to 55 cards we have in a box. Okay. A card is drawn at random. है क्या, एक बॉक्स में कार्ड है जिस पर 6 to 55 नंबर लिखे हुए हैं, ये आप समझिए इसमें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन अ कार्ड हैज अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो अब 6 से 55 तक नंबर लिखे हुए हैं किस पर, कार्ड्स के ऊपर। तो अब इसमें जो नंबर आप निकालेंगे वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 6 to 55 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो देखिए देखते हैं। 6 से आगे बढ़ोगे आप जैसे ही, तो 9 आपको सबसे पहले मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। 9 से आगे बढ़ोगे तो 16 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो उसके आगे बढ़ोगे 25 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो उसके आगे बढ़ोगे 36 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, उसके आगे जाओगे तो फिर 49 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद 55 खुद आ जाएगा, और फिर परफेक्ट स्क्वायर इनके बीच में आना बंद हो जाएंगे। तो ये 5 परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल सकते हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 5। ओके, अब टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने लिखे हुए हैं वही आउटकम्स हैं, तो लिखे कितने हैं, तो आप कहोगे 55 में से 6 माइनस कर दो, बस क्या करना है, क्या है 51 से माइनस कर दो, 49 नंबर्स होंगे, नहीं 49 नंबर्स नहीं होंगे, फिर 6 को भी हमें काउंट करना है, तो इसलिए 49 आप माइनस करो ऐसे करके, 55 माइनस 6 इज इक्वल टू आएगा 49, और उसमें एक ऐड और करो तब टोटल नंबर आएंगे 50। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 50 कार्ड्स हैं, यानी 6 से लेकर 55 तक कितने कार्ड होंगे। आपको हमेशा जब भी इस तरह का दिया हो कि भाई 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 6 सॉरी 3 दिसंबर से क्या है, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कितने डेज होंगे, तो आप क्या करोगे, 17 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 14 डेज होंगे, नहीं 3 को भी तो काउंट करो, 3 के बाद से जब काउंट करोगे तो 14 डेज आएंगे, 3 को भी इसमें शामिल कर लोगे तो हो जाएंगे 15 डेज। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 55 माइनस 6 दैट इज 49 एंड 1 ऐड करिए तो 50 कार्ड्स हैं यहाँ पे। टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास है, 50। ठीक है, 50, तो ओके, तो क्या हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी ये फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 5 परफेक्ट स्क्वायर वाले, और टोटल कितने हैं दैट इज 50, तो 5 1 5 5 10 50, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/10, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन क्या है, एक सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कल बना हुआ है, दिस इज अ सर्कल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, देखिए कैसे होगा सॉल्व ये। इसमें क्या है, इसमें एक सर्कल ये आपको दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ भाई, टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, कहाँ है भाई पी और पी बी, पी और पी बी हैं ये है पी ए, ये है पी बी, दो टेंजेंट्स हैं जो बी और ए पर मीट करती हैं। ठीक है भाई, सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये परपेंडिकुलर में सिंबल भी यहाँ बना रखा है, तो पी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी ए यानी पी ए ये 5 सेंटीमीटर आपकी अगर दे रखी हो, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ए बी। ए बी कौन है भाई, ए बी ये है जो इन ए और बी को मिला रही है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें एक जो इसका बहुत बढ़िया कानून है मतलब वही जो रूल है, जो इसकी थ्योरम है, वो क्या आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सर्कल है, सपोज यू हैव अ सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है भाई ये तो, सपोज यू हैव अ सर्कल, चलो बनने दो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे,
तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट लेके आओगे इस सर्कल पे, तो 2 टेंजेंट आएंगी हमेशा। कितनी आएंगी? एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है किस सर्कल पे? ओनली 2 टेंजेंट्स। वो टेंजेंट जो होंगी आपस में इक्वल होंगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन द सेम वे यहाँ जो पी ए है और पी बी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर पी ए 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब तो सवाल का काम ही खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा भाई? क्योंकि एक चीज तो उसने ये भी दे रखी है ना हमको, कि ये जो टेंजेंट्स हैं ऐसे करके जो टेंजेंट्स आ रही हैं, सॉरी बहुत खराब सा बन गया। अब आता हूँ मैं ऐसे। ये टेंजेंट्स जो हैं ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाती हैं एक दूसरे से, ये उसने बोला हुआ है। ठीक है, पी जो है पॉइंट वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये अब ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये क्या कहलाएगी बच्चा? ये कहलाएगी हाइपोटेनस। अब इसमें से किसी को बेस और परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, तो बस यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? बेस का स्क्वायर करो, हाइपोटेनस का सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, उनका रूट कर दो। ये तो करना होता है हाइपोटेनस निकालने के लिए। ठीक है, तो 5 5 25 प्लस 5 5 25 दैट इज 50। और 50 क्या होता है? 50 होता है 2 इंटू 25। राइट, 5 का रूट निकल आएगा, 5 बाहर आ जाएंगे, रूट 2 अंदर आ जाएंगे, तो 5 √2 सेंटीमीटर। 5 √2 कहाँ पर आएंगे? 5 √2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। अब आए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या है भाई 15 नंबर क्वेश्चन? कुछ नहीं, उसमें बहुत आसान सा है, देखो भाई क्या होता है उसमें। चलिए भाई तुम क्यों भाग जाते हो? उसे किसने कहा जाने के लिए भाई? चलो कोई बात नहीं, इनको ऐसे रहने दो, हम लोग छोटा कर लेते हैं इसको और इसको हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए कुछ काम करने के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ। अब आ गए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या है भाई? एक्स ओ वाई जेड, क्या बोला उसने? एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है। एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है, दिस इज एक्स वाई जेड, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और वो रेक्टेंगल है कैसा? रेक्टेंगल है ऐसा कि उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, तो उसकी आपको क्या बतानी है? डायगोनल फाइंड करनी है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, कोई मतलब ही नहीं, दोनों डायगोनल बराबर ही होती है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपके पास एक, मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, उसके ऊपर इसको डिनोट करेंगे, बहुत इजीली आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपको इसकी समझ है थोड़ी सी तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। कहाँ गया भाई? ये गया। मुझे चाहिए 2 लाइंस। लाइंस कहाँ से आती हैं इसमें? यहाँ से आती हैं। ठीक है, चलो ये आ गया, मैं लाइंस यहाँ से बना देता हूँ एक। चलो ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। थोड़ा सा ये बहुत बुरा सा बन गया है, अलग से दिखाई दे रहा है ये। ये पूरी चला गया। चलो कोई नहीं, इसी में देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 इधर भी हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं। ठीक है, चलो तो 1 2 3 इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 हो जाएंगे यहाँ पे। 1 हो गया। मैं बड़ा बड़ा बॉक्स ले रहा हूँ, देखिए आप 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स जो वो ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ प्लेस कर दो। -3 0 कहाँ पे आएगा भाई? 1 2 3 माइनस इधर ही होता है, ये हो गया -3, 0। ओके, दूसरा वाला क्या है भाई? 0 0, तो 0 0 ये खुद हो गया, 0 0 ये वाला पॉइंट। 0 0 ये हो गया। ठीक है, फिर 4 0 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा 0 4 0 4। ये रेक्टेंगल की साइड बन रही है। पहली साइड तो ये हो गई, ये वाली। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी जो लेंथ है वो ये हो गई, है ना? 0 4। अब भाई तीसरा साइड, तीसरा कौन सा है भाई? चौथा पॉइंट उन्होंने एक्स वाई दे दिया। तो अब जाहिर सी बात है, रेक्टेंगल है तो जो यहाँ पे होगा वही साइड इसके अपोजिट होगी, सेम बिल्कुल बराबर की साइड होगी। ये तो सबको पता है। ठीक है ना भाई? बेड अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो जो यहाँ पर होगी वही वहां, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है हमको निकाल देखने की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो इधर वाली साइड होगी, ये वाली साइड जो मैंने ड्रॉ करी है 4 यूनिट्स की है, वो इधर होगी। बन गया रेक्टेंगल। आप खुद देख लो कि इसकी यूनिट्स कितनी है। मतलब ये लेंथ, ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? बी, बी कितनी है भाई? बी देखो यहाँ से यहाँ तक है, यही तो है। ये 3 तो है भाई यूनिट्स, और ये यहाँ से यहाँ तक है भाई। ये कितनी है? ये 4 यूनिट्स तो है भाई।
है ना भाई, ये हाइट जो इसकी 4 ही तो है, और ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 4 है, बहुत साफ-साफ दिख रहा है अब तो यहाँ पे, ठीक है? तो अब बताना क्या है? बताना है डायगोनल, ये बतानी है मुझे डायगोनल। तो आप खुद देख लो पाइथागोरस से आप डायगोनल निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, ठीक है? या आप कह लो कि परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। कैसे निकलती है हाइपोटेन्यूज यानी डायगोनल? वो क्या होता है? डायगोनल होता है डायगोनल इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? या आप कह लो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बात तो वही है, कुछ भी लिख दो, ठीक है? दोनों में से कुछ भी लिखो, बात एक ही है। अच्छा, तो कर लो भाई यहाँ पे जल्दी से। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ से आ गया 25, रूट हो गया और ये हो गया 5। खत्म, 5 यूनिट निकल आया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन ए, 5 यूनिट्स, काम खत्म। ओके, अब आ जाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो भाई हट जाओ। ओके, डिलीट। अब आ जाते हैं हम लोग ये 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्या कहते हैं भाई? एक एपी का, फिर एपी आ गई, मतलब एपी और सिमिलरिटी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस यही बोलता है। ओके चलो भाई आ जाते हैं। क्या है भाई इसमें? कहता है कि एपी ये दे रखी है, ठीक है? अच्छा, तो इसका 60 ये जो दे रखा है एपी -29, 26 -k -23 एंड सो ऑन 61 इज 16 क्या है? विच टर्म ऑफ इज 16? इनका कौन सा टर्म 16 होगा ये बताना है। तो उसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आप ए और डी क्या क्या है वो कैलकुलेट देख लो पहले क्या है। आप ए इसके अंदर पहला टर्म होता है ए इसके अंदर -29 दे रखा हुआ है, ठीक है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो होता है वो आप किसी भी दो टर्म को माइनस करा लो डिफरेंस निकल आएगा इसको, लेकिन जब भी माइनस कराओगे तो बाद वाले टर्म से पहला वाला माइनस कराना कभी भी। तो -29 आप पहले 26 लिखोगे माइनस के नीचे ये वाला टर्म, और फिर लिखोगे माइनस का 29, ऐसे माइनस कराओगे ध्यान से। तो -26 ये हो जाएगा +29, कितना आ गया भाई? प्लस का 3 आ गया ना, ठीक है ना? तो डी हमारा +3 हो गया, और ए क्या हमारा? ए है 29 माइनस के, ठीक है भाई। अब हमको देखना है कि ये 16 वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा। सपोज करो कि वो एन टर्म होगा, तो 16 है वो क्या होगा? nth टर्म सपोज कर लो। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? nth टर्म हमारे पास जो होता है वो होता है एन टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन टर्म होता है, ठीक है ना भाई? वो दे कितना रखा है? वो दे रखा है एन टर्म हमको 16 बोल रहा है, वो 16 टर्म होना चाहिए ये वाला, जिसको हमें मालूम करना है, जिसको हमने लेट कर लिया, लेट द टर्म, और लेट 16 इज एन टर्म, ये लेट कर लिया। ओके, तो यहाँ इसलिए एन रख दिया। अब ए क्या है? ए है 29 है, 29 रख दीजिए भाई। एन क्या है? एन नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। 1 1 तो 1 ही रहेगा। डी डी हमें कैलकुलेट करा वो 3 आया था, इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मैं प्लस लगाना भूल गया, आप लगा लो भाई प्लस यहाँ पे। चलो मैं फिर से कर देता हूँ सही से। यहाँ पे आएगा 29, 29 माइनस के प्लस ये, ओके, ये 29 उधर चले जाएंगे, यहाँ बचेंगे n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 16 प्लस 29। तो 16 प्लस 29 करोगे ये आ जाएगा 45, ये 3 डिवाइड में आ जाएंगे इसके, यहाँ से बचेगा n माइनस वन सिर्फ। n माइनस वन अगर बचेगा भाई तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कि n इक्वल्स टू, यहाँ 3 1 3 3 15 का हो जाएंगे, तो 15 ये 1 उधर प्लस में आ जाएंगे। क्या आ गया? n हमारे आएगा 16, इन 16 आएगा 16th टर्म पर ही। ये लीजिए भाई, आज बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि 16 कैसे आ गया, अभी 16 तो मेरा था, वो क्वेश्चन में दे रखा था, दे रखा होगा, लेकिन जो आपका आएगा वही आंसर है। 16 आया, ये हमारा बी क्वेश्चन, बी आंसर ठीक हो गया। अब तो 17 क्वेश्चन में क्या है? देखिए 17 में कहता है कि इन अ गिवन फिगर 80 इज अ दिस इज 80, दिस इज 80, 80 इज अ टेंजेंट व्हिच मीट्स पॉइंट ए टू द सर्कल। ओके, सेंटर्ड ओ, तो ये ओ इसका सेंटर है सर्कल का। ओके, सी ए टी 40 है, ये सी ए टी आपका 40 दे रखा है, तो आपको बताना है देन सी बी ए इज इक्वल टू दिस सी बी ए, दिस वन यू हैव टू फाइंड। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज दिस इज, वी हैव दिस सर्कल, ठीक है, और उसमें अगर हम एक टेंजेंट कहीं पे बनाते हैं, सपोज वी हैव अ टेंजेंट हियर एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट वी हैव इट इज मीटिंग हियर, तो अगर सेंटर से इसको हम यहाँ मिला दें, ये जो एंगल बनता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो ये क्या बनता है? ये होता है 90 डिग्री, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, ये होगा कितना? 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया 40 और ये पूरा है 90 का, तो ये जो एंगल बचा, एंगल बी ए सी, ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, यानी बी ए टी 90 है, उसमें से ये सी ए टी जो है 40 निकल गया, तो बी ए सी कितना बचा? 90 माइनस 40, 50 बचेगा, ठीक है? तो ये वाला अंदर का जो एंगल निकला मेरे पास, ये एंगल ये वाला
ये दिस एंगल दिस वन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। अच्छा तो ट्राइंगल क्या, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसके अंदर ये 50 निकल आया, ये कितना है भाई, ये होता है 90। कैसे, अगर ये सर्कल मेरे पास है और इसका मैं ये डायमीटर बना दूं पूरा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द डायमीटर, तो डायमीटर किसी भी एंगल, डायमीटर को आप जो इसका सेमी सर्कल है उसमें सबटेंड करा दें कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर, तो ये 90 बनाता है। इधर सेमी सर्कल में चाहे इधर कहीं पर भी आप इसको मिला देंगे, तो ये क्या टेंड करता है, ये टेंड करता है एंगल टेंड्स 90 डिग्री, ये 90 होता है, यानी डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री टू इट्स सर्कमफ्रेंस, ये एक थ्योरम होती है, ठीक है, फैक्ट है, ओके 90 है। तो ये वाला जो सी एंगल है यहाँ पे ये 90 होगा, ओके। तो ये वाला हो गया 50, ठीक, ये वाला हो गया 90, तो 90 और 50 140 हो गए। तो जाहिर सी बात है इस एंगल, इस ट्राइंगल में यही बचा, तो ये कितने हो जाएगा, 140 के दोनों हो गए, ये 40 का हो जाएगा आंसर डी, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो the marks obtained by maximum number of student, marks obtained by maximum number of student, मतलब इसका क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्या मार्क्स पाए, वो जानना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या निकाले, मीडियन निकाले, मोड फाइंड आउट करे, मीन फाइंड आउट करे उन मार्क्स का, लेकिन उसके पास जो डेटा आ गया, सपोज कीजिए 10 बच्चे थे, तो किसी ने 6 मार्क्स पाए 10 में से, आउट ऑफ 10 8 किसी ने पाया, किसी ने 8 पाया, किसी ने 7 पाया, किसी ने 6 पाया, फिर किसी ने 8 पाया, 9 10 भी उसमें थे, फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 8, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे थे सपोज कीजिए। तो मैक्सिमम वो बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्या मार्क्स पाए, तो मैक्सिमम नंबर ने देखिए यहाँ पे 8 मार्क्स पाए, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमनली 8 मार्क्स पाए, मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स पाए 8, 8 कितनी बार यहाँ रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ, यानी मैनी टाइम्स रिपीट हुआ, यानी फ्रीक्वेंटली जो आ रहा है वो 8 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी यहाँ पे 8 की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी डेटा सेट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं मोड, तो टीचर को वहां पे मोड निकालना चाहिए इस डेटा सेट के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को में ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं ऑप्शन वाले, इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ।